जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आइए जी शुरू करते हैं अपने नावल की नेक्स्ट एपिसोड जो कि है 4th और नावल का नाम है लाल हवेली और इसको लिखा है द बेस्ट नॉवेल्स वालों ने। और तो आइए शुरू करते हैं। लास्ट हमने यहाँ पे ख़त्म किया था कि अलबत्ता मुराद और नादिया शाह ने भी सलाम के अलावा इससे कोई बात नहीं की थी। यहाँ तक हमने लास्ट टाइम रीड किया था, यहाँ पे हमने एंड किया था। अब हम आगे से स्टार्ट करेंगे। जी, तो चलें शुरू करते हैं। मगर इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसे फ़िलहाल इंतहाई गुस्सा था कि सहर ने अमान को कॉल क्यों की। इसमें इतनी हिम्मत आई भी तो कैसे? रूम में पेशेंट के लिए एक डबल बेड था और इसके साथ बेबी के लिए एक कॉट रखी थी। अमान ने रूम वीआईपी बुक करवाया था, तो वो आम कमरों की निस्बत काफ़ी कुशादा था। 3 सोफ़े और एक टेबल भी मौजूद थी। इसके अलावा एक कबर्ड और मैट्रेस भी रखा था। नादिया और नूरशाह एक सोफ़े पर इंतहा सोफ़े पर बैठी थी। इसी तरह मुराद और सलमान शाह भी साथ बैठे थे, जबकि सलार अलग सोफ़े पर और बैठा था और बज़ाहिर मोबाइल यूज़ करता अपना गुस्सा जैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर बाद एक नर्स और 2 लड़के स्ट्रेचर रूम में लिए जिस पर हानिया लेटी थी, आए। इसे होश आ चुका था इसलिए आँखें खुली थी। मगर चेहरे पर तकलीफ भरे तासुरात वाज़ेह थे। सलार ने तेज़ी से आगे बढ़ते इसे नरमी और एहतियात से बाहों में भरते बेड पर मुंतकिल किया तो वो स्ट्रेचर वापस ले गए। सलार ने इसकी पेशानी चूमी और इसके करीब चेयर घसीट कर बैठ गया। सब बड़े भी इसके पास आए और इसे प्यार दिया। मुराद शाह ने मुलाज़मिन से पूरे अस्पताल में मिठाई बँटवा दी। नूर शाह ने इसे बहुत प्यार किया मगर वो तकलीफ़ की वजह से खामोश थी। इसकी नज़रें किसी को ढूँढ रही थीं जो सभी पहचान चुके थे। अमान शहर को लेने गए हैं, आपके लाला को तो अपनी ज़िम्मेदारी। नूर बेगम ने इसकी मुश्किल आसान करने की खातिर इसे आगाह किया। मगर जब मगर वो जब आगे बताने लगी तो नादिया बेगम ने इशारे से मना कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि हानिया परेशान हो जाए। हानिया ने बात सुनकर आहिस्ता से सर हिलाया और आंखें सलार की तरफ कर गई। दर्द तो नहीं हो रहा कहीं? सलार के सवाल पर इसने होंठ भींचे सरनफी में हिलाया। वो बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। सलमान, हम निकलें अब हवेली के लिए? बच्चा रात हवेली ही आएगा तो देख लेंगे। इस वक्त वहां मेहमानों को भी तो देखना है। मुराद शाह ने उठते हुए कहा तो सलेमान शाह भी उठ खड़े हुए। फिर दोनों हानिया को प्यार देते वहां से बाहर चले गए थे। नर्स ने आके हानिया को ताकत के लिए एक ड्रिप लगाई तो वो तकलीफ से रोने लगी। फिर इन तीनों ने इसे चुप करवाया तो वो बहुत मुश्किल ही खामोश हुई थी। बेशक खून काफी बह गया था मगर वो बहुत प्यारी लग रही थी। आज तो चेहरा पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। हाथ सूजे हुए थे और जिस्म का भी यही हाल था। वो प्रेगनेंसी से पहले की निस्बत भरी-भरी लग रही थी, शायद स्वेलिंग की वजह से। वो बच्चा देखना चाह रही थी मगर डॉक्टर्स ने कहा था कि मज़ीद 2 घंटे इसे नर्सरी में ही रखा जाएगा। सलार कुछ देर मज़ीद बैठा फिर बाद में आने का कहकर वो हवेली के लिए निकल गया। अमान ने सलार के घर के ख़ास मुलाज़िम को कॉल करके एड्रेस लिया था। इसने इस्लामाबाद से फ़्लाइट ली थी, फिर लाहौर पहुँचकर वो रश ड्राइविंग करता इसके बंगले तक पहुँचा। इसने लाउंज में कदम रखा तो सहर डार्क ग्रीन शलवार कमीज़ पर खाकी चादर ओढ़े बैठी इसी का इंतज़ार कर रही थी। दोनों ही एक दूसरे को देखते तेजी से आगे बढ़े थे। अमान ने इसे खुद में मजबूती से भींच लिया और इसके बालों पर होंठ रखे। लाला ने बहुत मिस किया अपने बच्चे को, वो मोहब्बत से बोला तो सहर ने इसके सीने में मजीद चेहरा छुपाया था। इतने दिनों बाद मिल रही थी वो अपने घर के किसी फर्द से तो खुद को रोने से बमुश्किल ही बाज रख सकी थी। अच्छा बस आए गाड़ी में बैठे। अमान इसे खुद से अलग करता बोला तो वो भी कदम बढ़ा गई। फिर रास्ते में इन दोनों के दरमियान हल्की-फुल्की बातें होती रही थी। अमान ने अस्पताल पहुंचकर गाड़ी पार्क की और शहर का हाथ थामता अंदर की तरफ बढ़ा। इस सारी कार्रवाई में से 4 घंटे तो लग ही चुके थे और अब वो हानिया और अपने बच्चे को देखने को बेताब था। पार्किंग में सलार की गाड़ी भी मौजूद थी, मतलब वो भी यहीं मौजूद था। अमान के हमरा वो हानिया के रूम में दाखिल हुई तो सलार जो सोफे पर बैठा था इसने कांटदार नजरों से इसे देखा मगर इसका ध्यान तो सिर्फ अपने मोहरे पर था। वो दौड़ती हुई इन तक गई तो नादिया शाह ने भी उठते हुए से खुद में समो लिया। फिर काफी देर वो माँ बेटी यूं ही खड़ी रही थी।
इसके बाद वो बाकी सब से मिली, फिर हानिया के पास बैठ गई, जो अब धीमा सा मुस्कुराकर इसी को ही देख रही थी। ठीक है, इसने हानिया का हाथ थामकर सवाल किया तो इसने सर हिलाया। अमान सबके सामने हानिया से गर्मजोशी से नहीं मिल पाया था, इसलिए अब नादिया शाह के करीब बैठा इसे ही मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था। अलबत्ता सलार शाह वहाँ ना होने के बराबर ही था, ना इससे किसी ने बात की थी और ना ही वो किसी से बात कर रहा था। वो यहाँ मौजूद था तो सिर्फ और सिर्फ हानिया की वजह से। मगर अब शहर को यूं मुस्कुराते, हानिया से बातें करते देखकर इसको बस नहीं चल रहा था कि इसका गला ही दबा दे। अमान ने भी सलार की को मुखातिब नहीं किया था, क्योंकि इसे भी अपनी बहन बेहद अजीज थी। मोरे आज शाम मुलाजमा से कहकर शहर का कमरा साफ करवा दीजिएगा, यह हवेली ही रुकेंगी। अमान ने जानबूझकर बुलंद आवाज में कहते सलार को ही सुनाया था। इसकी बात पर नादिया शाह ने सर हिलाया था, जबकि सहर भी खामोश हो गई थी। वो नहीं जानती थी अब सलार शाह कैसा रिएक्ट करेगा। और ये फैसला करने का हक आपको किसने दिया? सलार गुस्से से खड़ा बोला तो अमान भी खड़ा हुआ। इन दोनों को यूं देखकर चारों खवातीन खौफजदा हुई थी, क्योंकि दोनों ही बहुत बिफरे हुए लग रहे थे। शायद आप वाकिफ नहीं है, सलार शाह आपकी बीवी होने से पहले ये मेरी बहन है, तो मैं जैसा चाहूंगा वही होगा। अमान भी धाड़ा। हानिया ने बेबस नजरों से दोनों को देखा। यकीनन इतना आप जानते ही होंगे कि एक शादीशुदा लड़की पर शोहर का ज्यादा हक होता है या भाई का। सलार भड़क कर बोला तो अमान ने खून आशाम नजरों से इसकी आंखों में देखा। आपको लगता है कि आप शोहर समझे जाने के काबिल हैं? अमान उंगली से इसकी तरफ इशारा करता बोला तो सारलार ने गुस्से से इसे देखा। कोई समझे या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि आप भी कि मैं शहर का शोहर हूँ। वो जबड़े भींच कर रह गया था। जी, अभी तो हम सब जानते हैं, मगर आप चाहें या नहीं, जल्द ही आपको इन्हें इस रिश्ते से आज़ाद करना होगा। अमान की बात पर नादिया और नूर शाह ने भी तड़प कर इसकी तरफ देखा था। बेशक वो लोग सलार से नाराज़ थी, मगर वो हरगिज़ ऐसा नहीं चाहती थी कि इनके बच्चों की ज़िंदगियाँ एक दफ़ा फिर से बर्बाद हों। शायद आप इस बात से वाकिफ़ नहीं हैं अमान शाह, कि सलार शाह मर तो सकता है, मगर खुद से जुड़ी चीज़ से दस्तबरदार नहीं हो सकता, चाहे मुझे इस चीज़ से नफ़रत ही क्यों ना हो। सलार इतने तने हुए चेहरे से बोला तो अमान ने तमस्खर से मुस्कुराकर इसे देखा। मान, सलार बेटा क्या हो गया है आप दोनों को? खुशी के मौके पर क्यों झगड़ रहे हैं आप? हानिया भी परेशान हो रही है, कुछ तो ख्याल करें। अभी अमान ने लब खोले ही थे कि नादिया शाह ने इन दोनों को झिड़का। अमान मुठ्ठियां भींचता बाहर निकल गया था और सलार भी एक नफरत भरी निगाह सहर पर डालता हानिया को प्यार करके हवेली के लिए निकल गया। हानिया और सहर दोनों ही उदास और खामोश सी हो गई थी। दोनों ही कोई लड़ाई नहीं चाहती थी। सहर इस वक्त यही समझ रही थी कि इसकी वजह से ये सब हो रहा है। ना वो होती, ना इसके लाला और सलार यूं मुंह मारी करते। नूर शाह ने सहर को खुद से लगाकर प्यार किया तो वह जबरदस्ती धीमा सा मुस्कुरा दी। बेबी, कब मिलेगा हमें? कुछ देर बाद जब वो सबकी बातों से फिर से नॉर्मल हुई तो इसने बेताबी से सवाल किया। इसके बच्चों जैसे लहजे, और वो तीनों मुस्कुरा दी। जब हानिया के गाल शर्म से दहक उठे थे। डॉक्टर ने कहा था कि 6 बजे मिल जाएगा, अब तो 6 बज भी गए हैं। जाने जब कब देंगे? नूर बेगम खड़ी घड़ी की तरफ देखते हुए बोली तो उसने सर हिलाया। हानिया सोच अमान की गैर मौजूदगी में शिद्दत से महसूस कर रही थी। वो चाहती थी कि बेबी वो सब साथ में देखे, मगर वो गुस्से में जाने कहाँ चला गया था। खैर, ऐसा भी क्या गुस्सा कि अपने कुछ घंटों के बच्चे को ही भूल गया। अभी वो लोग बातें ही कर रही थी जब कमरे में अमान दाखिल हुआ। इसकी बाहों में इसका ब्लू कंबल में छुपा नाजुक सा वजूद देखकर सब खुशी से इस तक आई थी। अमान के चेहरे पर इस वक्त बहुत पुरसकून और दिलकश मुस्कुराहट थी। हानिया का भी बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह उठकर अपने जिस्म के टुकड़े को खुद में भींच ले। मोरे देखें ये कितना क्यूट है, बिल्कुल मुझ पर क्या है। शायद जल्दी से इसे गोद में लेती मोहब्बत से इसका गुलाबी चेहरा देखती हुई बोली तो अमान ने मुस्कुराकर इसे खुद से लगाया। ये बिल्कुल मेरी गुड़िया की तरह क्यूट है। अमान के लहजे में बहन के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। सहर ने जल्दी से झुकते इसकी एक गाल पर होंठ रखे, फिर दूसरी पर, यानी इसकी ख्वाहिश मुकम्मल हो चुकी थी। वो बेबी को सबसे पहले किस कर चुकी थी। इसे इतने दिनों बाद यूं इतना खुश देखकर तभी पुरसकून हुए थे, नहीं तो मन्नत की मौत के बाद वो यूं इतना बोलना हंसना छोड़ चुकी थी। अमान ने मोहब्बत से हानिया की तरफ देखा, जो शहर की बाहों में मौजूद अपने बच्चे को ही देख रही थी। अमान के देखने पर इसने भी अमान की तरफ देखा तो अमान ने चुपके से इसे फ्लाइंग किस की, जिससे देख वो इसे घूर कर रह गई। शहर अब हानिया को भी दें बच्चा, वो भी अपने बेटा देखना चाहती हैं। और नादिया शाह शहर से बोली, जब बच्चे को खुद से लगाई खड़ी थी।
इनकी बात पर इसने फ़ौरन से आगे बढ़कर बच्चे को हानिया की गोद में दिया था। फिर नादिया शाह के इशारा करने पर वो तीनों कमरे से बाहर निकल गईं, तो अमान भी बेड तक आया और हानिया के बिल्कुल करीब बैठकर अपना बाजू इसके शाने पर फैलाया। सॉरी, मैं जल्दी आपके पास नहीं आ सका, अमान ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, तो इसने मुस्कुराकर सर हिलाया। फिर अमान ने बेबी के चेहरे से कंबल हटाया तो दोनों ही जज़्बाती हुए थे। हानिया तो बस उसे देखे जा रही थी। अचानक उसने झुककर अपने लब इसकी आँखों पर बंद आँखों पर रखे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता नरमी से इसने बच्चे का सारा चेहरा चूम डाला। वो इससे अलग हुई तो इसकी आँखों में आँसू थे, जिन्हें देख अमान ने जल्दी से इन्हें अपनी उँगलियों के पोरों पर चुना। हुँ, मान ये बहुत प्यारा है। हानिया इसकी तरफ देखती बेहद चाह से बोली, तो अमान ने इसको पेशानी से चूम ली। तो अब अमान ने इसकी पेशानी चूम ली, मगर मेरी चंदा से थोड़ा-सा कम। वो मोहब्बत से हानिया का गुलाबी चेहरा देखता बोला, तो दिलकशी से मुस्कुराई। आपने नाम सोचा? अमान के सवाल पर हानिया ने इसकी तरफ देखा। मुझे उमर नाम बहुत पसंद है। मैंने हमेशा से सोचा था कि मैं अपने बेटे का यही नाम रखूँगा। वो चमकती हुई बोली, तो अमान मुस्कुराया। फिर अमान ने बेबी को इसकी बाहों से लिया और अपने सीने से लगाया। चले, फिर हमारी बेबी का नाम उमर अमान शाह हुआ। अमान के लहजे में बेपनाह मोहब्बत थी। वैसे ये सच में शहर पर गया है ना मान? आँखें तो आप तीनों बहन-भाइयों की सेम थीं, इसलिए इसकी भी आप लोगों जैसी ही है, मगर होंठ और चेहरे की शेप बिल्कुल शहर जैसी है। वो उम्र की भी से अमान से लेती हुई बोली, तो अमान मन्नत की याद करता अफसरदा हुआ, काश वो भी इनके साथ होती। मगर वो इसका ज़िक्र करके हानिया को उदास नहीं करना चाहता था, इसलिए खामोश रहा। अच्छा, अब आपको रेस्ट की ज़रूरत है, तो आप लेटी रहें, मैं इसे मम्मा और ताई को देता हूँ, अमान ने उठते हुए कहा, तो हानिया ने मुँह बसूरा, नहीं ना, इसे अभी मेरे पास ही रहने दें, अभी तो मिला है, वो ज़िद्दी लहजे में बोली, तो अमान ने इसे घूरा और उमर इससे लिया। आर्ग्यू मत किया करें हानिया, आपका ज़ख्म अभी ताज़ा है, तो आपको आराम करना चाहिए, बाकी सारी ज़िंदगी इसे आपके पास ही होना है। अमान की बात पर वो खामोश हो गई, तो अमान उमर की को इसकी कोट में लिटाकर इस तक आया कि इसे सहारा देकर पीछे तकिए पर लिटाया। फिर इस पर कंफर्टर दुरुस्त करता वो कमरे से निकल गया। वो तीनों बेंचेस पर बैठी कोई बात कर रही थी। आप लोग अंदर आ जाएँ, मैं डॉक्टर से बात कर रहा हूँ, वो कहता हुआ डॉक्टर के रूम में चला गया था। अलबत्ता बाकी तीनों अंदर चली गईं। कल शाम ही वो 3 दिनों बाद सब हवेली आए थे। सलार, मुराद, सलेमान शाह और आगा साईं भी आकर उमर से मिलते रहते थे। हानिया इस वक्त कमरे में आराम कर रही थी, जबकि वो बाकी सब उमर के साथ नीचे मौजूद थे। सलार आज पहली दफ़ा एक मीटिंग करने के लिए ऑफिस गया था, जबकि बाकी तमाम मर्द हज़रात मर्दान खाना में मेहमानों को वक्त दे रहे थे। न जाने अब सलार क्या कहेंगे कि उन्होंने शाह साईं को कहा कि आज वो लाहौर के लिए निकलेंगे। यकीनन वो शहर को भी साथ ले जाने का कहेंगे, जो अमान को कबूल नहीं। नूर बेगम की बात पर नादिया शाह और शहर ने इनकी तरफ देखा। मुराद साईं बात करेंगे अमान से कि बहन का घर खराब मत करें, वो शौहर हैं शहर के, इनका हक है कि वो अपनी मर्जी करें। नादिया शाह उमर को चम्मच से पानी पिलाती हुई संजीदगी से बोली, तो शहर ने खफीफ नज़रों से इन्हें देखा, मगर बोली कुछ नहीं। मगर सलार को भी सोचना चाहिए कि अमान किस कदर मोहब्बत करते हैं हानिया से, एक आंच भी नहीं आने देते इन्हें। तो सलार का भी हक बनता है कि वो अमान की बहन से भी वैसे ही सलूक करे। इतनी मासूम सी छोटी सी बच्ची दी है हमने सलार को, मगर इनमें तो जैसे मोहब्बत, एहसास जैसे जज़्बात ही ख़त्म हो गए हों। अच्छी खासी यहाँ जॉब करते थे, मगर सिर्फ़ शहर को तकलीफ़ देने के लिए लाहौर शिफ्ट हो गए। मगर ख़ैर, हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह इन दोनों के दरमियान सब ठीक कर दे। नूरशा की बात पर नादिया शाह ने भी इंशाअल्लाह बोला। अलबत्ता सहर अब उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। वो हरगिज़ सलार के साथ नहीं जाना चाहती थी। वो ऐसा भी नहीं चाहती थी इन दोनों का रिश्ता ख़त्म हो। वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी और इसके बाबा और लाला की इज़्ज़त थी। वो जानती थी लोग बातें बनाएँगे कि ऐसी क्या कमी थी इसमें कि सलार ने अपना खून होने के बावजूद इसे छोड़ दिया। मगर जो भी हो, वो सलार के साथ रहने का भी नहीं सोच सकती थी, ख़ासकर हवेली से बाहर, क्योंकि यहाँ फिर भी इसे कुछ सहारा होता था। मगर लाहौर जाकर तो वो सिर्फ़ इसी बेरहम के रहम-ओ-करम पर होती थी। वो कमरे में आई और हाथ लेकर
اور بات لیकर بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر اپنی زندگی کے متعلق سوچتے رہنے کے بعد وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ سالار شاہ نے قدم آغا سائیں کے کمرے میں رکھے تو وہاں مراد شاہ کو بھی موجود دیکھ کر وہ حیران ہوا، یعنی پھر سے اسے نصیحتیں کی جانے والی تھیں۔ وہ بیزار سے چہرہ لیے اندر داخل ہوا اور سلام کرتا آغا سائیں کے ساتھ والے صوفے پر ٹک گیا۔ ہم، سالار آپ شہر سے رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ آغا سائیں سنجیدگی سے بولے تو سالار نے ان کی جانب دیکھا۔ پہلے زبردستی سے کے ساتھ سالار کے سر باندھ کر اب وہ کیسے آرام سے اس کی رائے لے رہے ہیں۔ آغا سائیں اب اس سوال کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اب میں چاہ کر بھی انہیں خود سے الگ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کا نام مجھ سے جڑ چکا اور میں خود سے جڑی چیزوں کو آزاد نہیں کرتا۔ وہ بھی آدھا سنجیدہ لہجے میں بولا تو مراد شاہ نے آئیبرو اچکا کر اس کی جانب دیکھا۔ شہر کوئی بے جان چیز نہیں ہے سالار شاہ، وہ جیتی جاگتی انسان ہے۔ سالار شاہ وہ جیتی جاگتی انسان ہے، وہ تھوڑے سخت لہجے میں بولے تو سالار طنزیہ مسکرائے۔ یہی بات آپ لوگوں کو شادی سے پہلے سوچنی چاہیے تھی، جب آپ زبردستی ان پر اپنا فیصلہ تھوپ رہے تھے۔ جب آپ نے ان کے والد ہونے کے باوجود انہیں بے جان چیز سمجھا تو مجھ سے کیا امید رکھ رہے ہیں؟ اس نے جیسے انہیں آئینہ دکھایا تھا۔ مراد شاہ نے غصے سے اسے دیکھا جو ان کی عزت و احترام ہی بھول گیا تھا۔ سالار آپ کی خواہش تھی کہ آپ شہر کو ساتھ شہر لے جائیں، جو ہم نے قبول کر لی، مگر ان کچھ دنوں میں ہی شہر کے ساتھ آپ کا رویہ دیکھ کر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ شہر اب آپ کے ساتھ شہر نہیں جائیں گی۔ بے شک آپ انہیں اس رشتے سے آزاد مت کریں، مگر ہم اپنی بچی حویلی سے باہر نہیں بھیجیں گے، اور یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ آغا سائیں کی پرروب آواز پر سالار نے مٹھیاں بھینجتے خود کو قابو کرنا چاہا۔ آغا سائیں گستاخی معاف، مگر اب وہ میری بیوی ہیں تو جو میں چاہوں گا وہی کروں گا۔ آپ ہمارے لیے کوئی فیصلہ لینے کا حق نہیں رکھتے، وہ بدتمیزی سے بولا تو مراد شاہ نے غصے سے اسے گھور کر دیکھا، جبکہ اہانت کے احساس اور غصے کی وجہ سے آغا سائیں کا چہرہ بھی سرخ ہوا۔ آپ بڑوں کا احترام بھی بھول گئے ہیں سالار، مراد شاہ کرخت آواز سے بولے تو سالار نے ان کی جانب دیکھا۔ جی نہیں چاچو، میں کوئی احترام نہیں بھولا، مگر میں احترام میں آپ لوگوں کو اپنا حق نہیں چھیننے دے سکتا۔ وہ دوبارہ اسی طرح بولا تو مراد شاہ نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ سالار شاہ بتائیے، آپ کو ہمارا فیصلہ منظور ہے یا ہم آپ کو اپنی جائیداد سے آگ کر دیں؟ آغا سائیں نے ہمیشہ کی طرح اسے دھمکی دی تو سالار نے غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں کو سختی سے بند کرتے خود کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ دل تو کر رہا تھا کہ جا کر اس عذاب کی جڑ جنی شہر کا گلا دبا دے۔ کیا کچھ نہیں ہو رہا اس کی زندگی میں صرف اس ایک چھٹانگ بھر کی لڑکی کے لیے؟ وہ جانتا تھا کہ آغا سائیں بھی اسی کی طرح غصے کے بہت تیز ہیں، تو جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کر گزریں گے، اس لیے وہ کوئی نقصان مول نہیں لے سکتا تھا۔ رکھیں اپنے پاس ہی اپنی چہیتی کو، وہ غصے سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے مراد شاہ مسکرا کر آغا سائیں کو دیکھا۔ آپ کا تیر بالکل نشانے پر لگا، وہ انہیں داد دیتے بولے تو آغا سائیں فخر سے مسکرائے۔ ہمارا تیر کبھی نشانے سے چوکتا نہیں ہے مراد شاہ، انہوں نے غرور سے کہا۔ پھر کمرے میں دونوں باپ بیٹے کا کہکا گونجا تھا۔ مورے اب لائیں عمر مجھے دینا۔ سالار نے جیسے ہی لاؤنج میں قدم رکھا تو اس کے کانوں میں شہر کی بچکانہ سی آواز گونجی۔ اس کا موڈ پہلے ہی بہت خراب تھا، اس لیے اب وہ مزید یہاں ٹھہر کر خود کو پاگل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بغیر رکے قدم اوپر کی طرف بڑھائے تھے، جبکہ نور اور سحر شاہ نے اس کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ جانے کیوں از حد تنا ہوا لگ رہا تھا۔ اب پھر سے جانے انہیں کیا ہوا ہے؟ نور شاہ تعصب سے بولی تو سحر نے بھی سر جھٹکا اور عمر کو نادیہ شاہ کی گود سے لیا، جبکہ اب نادیہ، نور اور ہانیہ شاہ تینوں ہی فکر مند نظر آ رہی تھی۔ سحر بظاہر لاپرواہ نظر آ رہی تھی، جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مگر دل اس کا بھی اداس ہو چکا تھا۔ کیسے اس کی وجہ سے سالار کی زندگی خراب ہو چکی تھی، یہاں تک کہ سارے گھر والوں سے بھی اس کا تعلق دن بدن خراب ہو رہا تھا۔ سحر جائیں بیٹا، دیکھیں انہیں کیا ہوا ہے، غصے میں کیوں ہے؟ نادیہ شاہ کی بات پر اس نے انہیں چونک کر دیکھا۔ مگر میں مورے، آپ جانتی ہیں نا وہ مجھے پسند نہیں کرتے، اس نے احتجاج کیا تو نادیہ بیگم نے اسے تھوڑی سخت نظروں سے دیکھا۔ پسند کریں یا نہ کریں، مگر آپ کے شوہر ہیں وہ، تو آپ کو یوں لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے۔ انہوں نے اسے سمجھایا تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی عمر کو ہانیہ کی گود میں بٹھایا اور ایک آخری نظر ان سب پر ڈالتی آہستہ آہستہ اوپر کی جانب بڑھنے لگی۔ دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا، مگر اب وہ واقعی سالار سے بات کر لینا چاہتی تھی، کیونکہ اس سب کی وجہ بھی تو وہی تھی نا۔
उसने सलार के रूम तक पहुंचकर दरवाज़ा नॉक किया तो खामोशी ही रही थी। सलार ने अंदर आने का नहीं कहा था, मगर वो आहिस्ता से दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई। लेकिन अंदर एक बदबूदार धुएँ ने इसका इस्तकबाल किया था। सामने ही वो सोफ़े पर बैठा था, एक बाजू पीछे फैला रखा था, जबकि दूसरे हाथ में सिगरेट जला था, जिसका धुआं कमरे में फैला था। शहर को एलर्जी थी धुएं से, इसलिए जब्त के चक्कर में कुछ ही लम्हात में इसका नाक और गालें सुर्ख हो चुकी थीं। अलबत्ता आंखों में भी चुभन की वजह से पानी आया था। सलार ने कदमों की चाप पर सर उठाया तो इसे अपने कमरे में देखकर इसने कांटदार नजरें इसके खूबसूरत चेहरे पर गाड़ी। वो अब तो आ चुकी थी, मगर इसका दिल कर रहा था वापस भाग जाए। वो तो इसकी सख्त नजरों पर ही जेर हो जाती थी। इससे बात क्या खाक करती। मुझे मोरे ने भेजा है कि आपसे वजह पूछूं कि आप गुस्सा क्यों हैं। वो वहीं से ही नजरें झुकाए बोली तो सलार ने घूर कर इसे सर से पांव तक देखा, फिर सिगरेट को बुझाकर एशट्रे में फेंका, क्योंकि वो जानता था कि शहर को इससे एलर्जी है। इसका सांस रुक सा जाता था ज्यादा धुएं में। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अलावा मेरे गुस्से की कोई वजह हो सकती है। वो लफ्जों को चबा चबा कर बोला तो शहर की आंखों में पानी आया। वो पहले ही खुद को कसूरवार समझ रही थी, अब सलार की बात से मजीद दुखी हुई। इसने बहुत कोशिश की कि आंसू ना गिरे, मगर अचानक एक आंसू मोती की सूरत में टूट कर इसकी आंख से गिरा। सलार, जिसकी नजरें इस पर थी, शफाफ मोती को देख भड़क उठा। वो तेजी से उठता इस तक आया, पहले पीछे से दरवाजा लॉक किया, इसके बाद घसीट के इसे दीवार तक लाया, इसे दीवार से पिन करके दोनों बाजू इसके इतराफ में रखे और चेहरा बिल्कुल इसके चेहरे पर झुकाया। वो नाजुक सा वजूद इसके फौलादी वजूद के पीछे छुप ही गया था, जबकि अब वो खौफजदा होती कपकपा रही थी। ये ड्रामे किसी और के सामने करना, सालार शाह इन ड्रामों से नहीं पिघलता। वो इंतहाई तल्ख लहजे में बोला तो शहर ने जल्दी से अपनी आंखें साफ की और दोनों हाथ इसके सीने पर रखते इसे पीछे करना चाहा। हटें, मुझे जाना है। वो इसकी सांसों की तपिश से जलती मुश्किल ही नीचे देखती बोली थी, जबकि इसकी मजामत पर जाने क्यों सलार को मजीद मजीद अंग लगी मजीद आग लगी थी। सलार शाह अपने दिल को समझ नहीं पा रहा था, जो इस नाजुक सी लड़की की कुर्बत पर सुकून पा रहा था। सलार का दिल नहीं कर रहा था कि फिलहाल वो इससे दूर हो, और वो अपने दिल पर हैरान था। इसके दिलो दिमाग में तो इतना जहर था इसके लिए, मगर अब यूं अचानक इसे क्या हुआ था। और अगर मैं आज ना हटूं तो, वो बोझल लहजे में बोला तो शहर ने चौंक कर इसे देखा था। इसके लहजे में ऐसा कुछ जरूर था जिसने शहर को हैरत अंगेज कर दिया था। सलार को भी अपने अल्फाज का अंदाजा हुआ तो वो हाथ चेहरे पर फेरता खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा, मगर आज इसका नफ्स इस पर हावी था। सलार ने एक मर्तबा फिर इसकी जानिब देखा, जो नहायत पुरकशिश भूरी आंखों से इसे ही देख रही थी। सलार को लगा वो जब्त खो देगा तो वो झटके से पीछे हटा। गेट लॉस्ट, आई सेड जस्ट गेट आउट फ्रॉम हेयर। वो अचानक धाड़ा धाड़ा तो शहर ने सहम कर इसे देखा, जो अब इसकी तरफ नहीं देख रहा था। वो आंसुओं से भरी आंखें लिए भागती हुई इसके कमरे से निकली तो सलार बेड पर बैठता अपने हाथों में चेहरा गिरा गया। ये क्या हो रहा था मुझे। मैं इसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे गया। आई हेट हर। तलाशा यू हेट हर, वो जैसे खुद को ही यकीन दिला रहा था, मगर दिल था कि अलग ही अंदाज में धड़कता, इसे किसी और ही जज्बे का एहसास दिला रहा था, जिसे सलार समझ कर भी अनजान बन रहा था। वो अपनी मन्नत को किसी तरह फरामोश नहीं कर सकता था, और इसके दिल पर हक था तो सिर्फ और सिर्फ मन्नत सलार शाह का। इसे यकीन था कि मन्नत के बाद इसका दिल यूं ही वीरान रहेगा, मगर आज जैसे इस वीरानी में मोहब्बत की कौंपल फूट चुकी थी। नहीं, मैं मन्नत को धोखा नहीं दे सकता। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मन्नत से मोहब्बत करता हूँ, करता था और मरते दम तक करता रहूँगा। वो खुद को पुरसकून करने की खातिर बोला था, मगर अंदर से वो अभी भी बेचैन था। कुछ दिन यूँ ही गुज़र गए थे। सलार ने जाने जॉब का क्या किया था कि वो अब ना लाहौर जा रहा था, ना ही इस्लामाबाद, बल्कि बाकायदगी से ऑफ़िस जा रहा था। आगा साईं तो पहले ही चाहते थे कि वो ख़ानदानी कारोबार सँभाले, ना कि चंद पैसों की जॉब। मगर दिल अजीज पोते की ख्वाहिश पर वो अब इसे जॉब करने की रजामंदी दे गए थे। सलार इन दोनों बिल्कुल साकित था, ना किसी से बात करता और ना ही वो जनान खाने में आता था। ऑफिस से कमरे में आता, कपड़े वगैरह बदल कर मर्दान खाने में चला जाता, वहाँ कुछ दोस्त आ जाते तो सलार का दिन यूं ही गुजर
गुजर रहे थे। सहर इन दिनों बिल्कुल आज़ाद पंछी की तरह घूम रही थी। इसके दिन भी हानिया और उमर के साथ बहुत अच्छे गुजर रहे थे। उमर अब इसे पहचानने लगा था। इसे करीब देखकर ही वो हाथ-पाँव मारने लगता तो वो भी खिलखिला देती थी। सब घर वाले खुश थे कि सहर फिर से पहले जैसी होती जा रही है। हाँ, अलबत्ता सालार के ज़िक्र पर या तो वो उठ के चली जाती या बेहद संजीदा हो जाती थी। इन दोनों के वालिदैन और आगा साईं अब इनके रिश्ते को लेकर परेशान थे, क्योंकि अब तो वो रहने भी अलग कमरों में लगे थे और एक दूसरे से बातों की कोई बातचीत और एक दूसरे से दोनों की कोई बातचीत भी नहीं थी। नादिया शाह ने मुराद शाह के कहने पर इस दिन के बाद भी कई बार सहर को समझाया था कि अपने शोहर का ख्याल रखे, इसकी ज़रूरतें इसे फराहम करे। इनका बातों इनकी बातों का मफ़हूम वो अच्छे से समझ गई थी, मगर वो इन्हें कैसे बताती कि सलार हरगिज़ इससे इस तरह का कोई ताल्लुक भी कायम नहीं करना चाहता, और चाहती तो वो भी नहीं थी, मगर वो तो चलो चलो लड़की थी, चाहती भी तो क्या ही कर लेती। आज आगा साईं ने इन दोनों को ही अपने पास अपने कमरे में बुलवाया था। सहर बहुत घबरा रही थी कि जाने वो क्या कहना चाहते होंगे। सहर मुलाज़िमा के बुलावा देने पर फ़ौरन ही आगा साईं के कमरे में दाखिल हुई तो सलार शाह वहाँ पहले से ही मौजूद थे। इसे देखकर सलार ने फ़ौरन नज़रें फेर लीं तो आगा साईं को इसकी हरकत नागवार गुज़री। सलार इन दोनों में अपने दिल की सलार इन दिनों में अपने दिल की बात की ज़बरदस्ती ही दब सलार इन दिनों अपने दिल की बात को ज़बरदस्ती ही दबा रहा था, और इसकी यही कोशिश थी कि ना वो सहर को देखे और ना ही इसका दिल मज़ीद इसकी तरफ मतवज्जा हो। सहर ने सलाम किया तो आगा साईं ने जवाब देते इसे अपने साथ ही बैठने का इशारा किया। वो आहिस्ता से इनके साथ बैठी तो आगा साईं ने मुस्कुरा कर मोहब्बत से इसकी पेशानी चूमी, फिर इसके निखरे-निखरे चेहरे की तरफ देखा। "ठीक है मेरी गुड़िया?" उनके प्यार से पूछे गए सवाल पर उसने इस बात में सर हिलाया, इनकी तरफ देखा जो हमेशा की तरह बहुत पुररोब लग रहे थे। "मैंने आप दोनों से बात करने की खातिर आपको यहाँ बुलाया है।" आगा साईं सीधे होते बोले तो सलार के चेहरे पर बेज़ारी आई। "आगा साईं प्लीज़ अब मज़ीद मुझ पर कोई भी पाबंदी मत लगाइएगा। आपकी बहुत सी बातें कबूल की हैं मैंने, अब मज़ीद नहीं कर सकता, जो जैसा चल रहा है चलने दें।" सलार की बात पर आगा साईं ने से घूरा, जबकि सहर यूँ ही नज़रें झुकाए बैठी रही। "आप दोनों को इस रिश्ते के हकूक़ व फ़राइज़ के मुतल्लिक़ कुछ मालूम भी है, जिसकी आप पिछले काफ़ी दिनों से तौहीन कर रहे हैं?" आगा साईं बगैर किसी लगी-लिपटी के मुद्दे पर आए तो सहर का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख़ हुआ, जबकि सलार ने एक नज़र इसे देखा और फिर आगा साईं की तरफ मुतवज्जो हुआ। "ख़ामोश रहें सलार, हमें बात करने दें। हमें पता चला कि आप अलग कमरों में रह रहे हैं, क्या ये सच है?" इसने कुछ कहने के लिए होंठ खोले ही थे जब आगा साईं ने इसकी बात काटी और सवाल किया। इनके सवाल पर सहर तो हाथों को आपस में मरोड़ने लगी, जबकि सलार ने अपनी मर्दाना शाल उतार कर सोफे पर रखी, फिर आगा साईं की तरफ देखा। "जी, ये सच है," इसने इत्मीनान से कहा तो आगा साईं ने हल्के गुस्से से इसे घूरा। "वजह?" "वजह आप बेहतर जानते हैं कि छोटी-सी बच्ची को मैं बहैसियत बीवी हरगिज़ कबूल नहीं कर सकता, इसलिए हम अलग ही रहते हैं। और आगा साईं जिन हकूक़ व फ़राइज़ को आप ज़िक्र कर रहे हैं ना, इनकी ज़रा भी उम्मीद मत रखिएगा मुझसे। मैं वो तमाम हकूक़ अपनी मनचाही बीवी को दे चुका हूँ। अब इनको देने के लिए ना मेरे पास कुछ है और ना मुझे इनसे कुछ चाहिए।" सलार ने बेबाकी से अपनी बात कही तो सहर का चेहरा हया से लाल टमाटर हुआ था। साथ ही साथ इसे तौहीन का एहसास भी हुआ कि वो कैसे कह गया कि ना वो इसे हकूक़ दे सकता है और ना इसे चाहिए। यकीनन ये औरत की ज़ात की सबसे बड़ी तौहीन थी। इसकी बात पर आगा साईं का चेहरा गुस्से से भाप छोड़ने लगा। ये किस किताब में लिखा है कि कम उम्र लड़की से शादी नहीं की जा सकती या इससे अपने जायज़ हकूक़ नहीं लिए जा सकते? हाँ, और आपको शर्म नहीं आ रही अपनी बीवी के मुतालिक ये सब कहते? आगा साईं गुस्से से धाड़े थे, मगर सरार पर कोई असर नहीं हुआ। "आगा साईं अब मज़ीद आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते।" वो भी गुस्से से बोला था। सहर अब यहाँ खुद को कम्फ़र्टर कम्फ़र्टेबल महसूस नहीं कर रही थी। सहर अब यहाँ खुद को कम्फ़र्टेबल महसूस नहीं कर रही थी। मगर आगा साईं के हुक्म के बगैर जा भी नहीं सकती थी, इसलिए खामोशी से बैठी रही। "हम सब कुछ कर सकते हैं सलार शाह, क्योंकि हम रुतबे और उम्र दोनों में आपसे बुलंद हैं, और मेरी बात आप दोनों कान खोल कर सुन लें। जितनी बदमज़गी होनी थी वो हो गई, अब अपना रिश्ता आगे बढ़ाएँ। सहर बेटा, आप अभी से अपने असल कमरे यानी इनके कमरे में रहेंगी, और बहैसियत बीवी इनकी हर ज़रूरत का ख़्याल आप खुद रखेंगी। अगर इन्होंने आपसे ज़रा-सी भी सख्ती की तो आप मुझे बता सकती हैं, फिर मैं जो फ़ैसला लूँगा वो सलार शाह को अच्छे से होशो-हवास में
लौटा देगा। अब आप दोनों जा सकते हैं यहाँ से, और याद रहे कल मुझे आप बिल्कुल नए नवेले जोड़े की सूरत में मिले। आगा साईं ने कहते साथ ही अपना सेल उठा लिया। मतलब अब दोनों कुछ नहीं कह सकते थे। सालार गुस्से से तन फन करता कमरे से निकला तो सहर भी उठने लगी। जब आगा साईं ने सेल रखा और इसे वापस बिठाया, मैं वाकिफ हूँ सलार के मिजाज से, मगर यकीन रखें बेटा, बीवी की मोहब्बत बिगड़े नवाबजादों को भी संवार लेती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मोहब्बत से इनका दिल जीत ही लेंगी। शाबाश, अब जाएं इनके पास। आगा साईं ने इसे मोहब्बत से समझाया तो वो भी मुस्कुराती हुई उठ खड़ी हुई। सलार शाह को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। पहले ही बहुत मुश्किल से वो अपने दिल को थपक थपक कर खामोश करवाता था, और अब तो आगा साईं ने इसे वो बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया था। सहर इसके साथ कमरे में आई थी। वो आहिस्ता से चलती अंदर आई, कमरे का फैलावा समेटने लगी। सलार ने इसकी जानिब देखा तो नज़र इसकी थोड़ी हेल्दी मगर लचकदार कमर से होती शफाफ गर्दन पर गई। सलार ने तेजी से निगाह फेरी और वॉशरूम में घुस गया। सहर ने हैरत से मुड़कर वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा, यानी वो जिद का पक्का था। इसने सर झटकते कदम कमरे से बाहर रखे, फिर कुछ ही मिनट बाद वो अपना एक हैंड कैरी घसीटती दोबारा कमरे में आई। सलार शायद शावर ले रहा था, क्योंकि वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। सहर ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, फिर वो अलमारी तक आई। पूरी अलमारी सलार के कपड़ों और चीज़ों से भरी थी, मगर इसमें एक चीज़ नहायत नफासत से रखी थी। खैर अब दोनों पट खोल दे खड़ी गहरी सोच में थी कि अपने कपड़े कहाँ सेट करे। साथ साथ होंठ चबाने का मुश्किला भी जारी था। तभी सलार वॉशरूम से बाहर आया तो शहर को सामने देखकर इसे बगैर किसी वजह के ही गुस्सा आया था। वो अब मजीद इस लड़की को अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। शहर इसे देखकर दोबारा अपनी सोच में मगन हुई तो सलार भी सर झटककर ड्रेसिंग के सामने आया और बाल टॉवल से पोंछने लगा, जबकि हर 5 सेकंड बाद वो एक नज़र इस पर भी डाल लेता जो बहुत मसरूफ सी खड़ी थी। वो अभी भी वैसे ही खड़ी सलार की जहनी मरीजा ही लग रही थी। सलार बेड पर आया और एसी की स्पीड फुल करते बगैर किसी लिहाज के बेड पर सीधा लेटता इसकी कार्रवाई देखने लगा। सहर ने अब आहिस्ता से एक साइड से सलार की शर्ट्स उतारना शुरू की तो सलार तपकर उठा। इसे अपने कपड़ों में बेतरतीबी हरगिज कबूल नहीं थी। वो उठकर इस तक आया और शर्ट से इसे थाम कर सोफे पर उछाले, फिर झटके से अलमारी का पट बंद करते इसे अलमारी से लगाया तो सहर लंबी लंबी सांसें लेती खुद को नॉर्मल करने लगी। अलबत्ता सलार शाह को अब चैन मिल रहा था तो वो थोड़ा और इसके करीब हुआ। ज़ाहिर को लगा इसका सांस रुक जाएगा। मेरे कपड़ों को हाथ भी कैसे लगाया तुमने, हाँ? वो गुस्से से बोला तो सहर आंखें मीच गई। सलार तो जैसे मौका मिला था इसे महसूस करने का। वो अब फुर्सत से इसकी लरजती पलकों की जंबिश देख रहा था। मन में आया कि इन पलकों को होंठों से छू कर महसूस करे, वो हरगिज नहीं कर सकता था। सहर ने इसकी खामोशी पर आहिस्ता से आंखें खोली और कपकपाती पलकों से इसे देखा। वो जो वो जो गरूर सा खड़ा बहुत वजह से कि जो पता नहीं क्या लिखा, वो जो खड़ूस पता नहीं, वो जो मर मरवत सा मरूर सा मरवर सा खड़ा, वो जो मरवर सा खड़ा बहुत तवज्जो से इसके चेहरे को देख रहा था। इसे आंखें खोलते देख फौरन अपने तासरात बदल गया। मुझे अपने कपड़े भी तो रखने हैं इधर। वो मिमनाई तो सलार ने से घूर कर देखा। और आपको याद नहीं आगा साईं ने कहा था कि आप मुझ पर गुस्सा नहीं होंगे। इतने नजर झुकाते मासूमियत से कहा तो सलार के दिल ने इसे लानत भेजी। यूं तो आगा साईं ने और भी बहुत कुछ कहा था, तो क्या मैं इनकी बात मानते वो सब भी कर गुजरूं? सलार तंजिया अंदाज में इसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला तो वो खौफजदा हुई। नहीं, मैं उमर के पास जा रही हूँ। वो कहती अब इसका हसार तोड़ने की कोशिश करने लगी जो इसके लिए मुमकिन नहीं था। सलार भी सुकून से खड़ा इसके नर्म और नाजुक हाथों के लम्स अपने हाथों और बाजुओं पर महसूस कर रहा था। प्लीज, वो इसकी आंखों में देखती बोली। इसके लहजे में इल्तिजा का आंसर महसूस करते सलार न चाहते हुए भी पीछे हो गया और वो अब वहीं अलमारी से लगी लंबी लंबी सांसें ले रही थी, जबकि सलार इसे एक नजर देखता बेड से अपना सैल और गाड़ी की चाबी लेता कमरे से निकलता चला गया। शहर भी कुछ ही देर में खुद को नॉर्मल करती बाहर आई थी, जहाँ सभी हवेली वाले लॉन्च में ही जमा थे। अमान भी ऑफिस से आ चुका था, तो उमर अब तो आ चुका था तो उमर अब इसकी गोद में था और वो इसे अपने सीने से लगाए बैठा था। हानिया
नादिया शाह के कंधे से लगी बैठी थी। आज फिर इसकी तबीयत नासाज सी थी। नूर बेगम उमर का दूध बनाने गई थी, जबकि बाकी लोग यहीं थे। सलार किधर गए हैं? सलमान शाह ने इससे सवाल किया तो इसने नफ़ी में सर हिलाते लाइल्मी का इजहार किया। इसके सर हिलाने पर नादिया बेगम ने घूर कर इसे देखा था। ये सो गया। वो अमान के पास ही बैठी थी। बोली तो अमान ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। ओ लाए, मैं ऐसे कमरे में सुलाऊं? वो थोड़ी सैड होती बोली, क्योंकि ये वक्त वो उमर के साथ ही गुजारती थी, मगर आज सलार की वजह से वो सो चुका था। नहीं, आप बैठे अभी यही ठीक है ये, अमान ने प्यार से कहा तो वो भी सीधी होकर बैठ गई। नादिया खाना लगवाएं, मुराद शाह के कहने की देर थी। नादिया बेगम फौरन जी कहती उठी, मैं भी आती हूँ साथ। हानिया ने कहा तो उन्होंने मुड़कर इसे देखा। नहीं गुड़िया, हम कर लेंगे, आप बैठे, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो मोहब्बत से बोली तो हानिया ने बड़ा बुरा सा मुंह बनाया। इतने दिनों से आराम कर करके वो बेजार हो चुकी थी। फिर कुछ ही देर बाद मुलाजमों ने टेबल पर खाना लगा दिया तो सब ने पुरसकून माहौल में खाना खाया। सलार तो अभी घर नहीं पहुंचा था। खाने के बाद सब ने ही चाय पी और आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। सहर सलार के कमरे में ही आई थी। बेशक ये कमरा हवेली का सबसे हसीन तरीन कमरा था। इसने शावर लेकर कपड़े बदले, फिर बेड पर लेट गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी तो वो सेल यूज करने लगी। रात के 11 बजे वो बगैर दस्तक दिए कमरे में दाखिल हुआ था। सहर ने मोबाइल से नजरें हटाकर इसे देखा, जो दरवाजा बंद करता अलमारी से आरामदार लिबास लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। खड़ूस, वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाई, फिर सेल रखती उठ खड़ी हुई। बेध्यानी में वो बगैर दुपट्टे की ही ड्रेसिंग से चीजें समेट कर सेट करने लगी थी। वो इस वक्त शलवार कमीज में बेहद दमक रही थी। सिल्की बाल शानों पर बिखरे थे। यकीनन सलार शाह ऐसे यूं देखकर होश खो देने वाला था। सलार काफी देर शावर के नीचे खड़ा खुद को ठंडा करता रहा। फिर कुछ ही वक्त में वो वॉशरूम से बाहर आया। अजब इत्तेफाक था कि इसने भी स्याह ट्राउजर पर स्याह ही शर्ट जेब तन कर रखी थी। भूरे बाल माथे पर बिखरे थे और गुलाबी होंठ आपस में भींचे हुए थे। शफाफ गर्दन पर पानी के कतरे बेहद खूबसूरत मंजर दिखा रहे थे। सहर अब तेजी से सब कुछ तरतीब से रखती पलटी ही थी कि इसका वजूद सलार शाह के मजबूत वजूद से टकराया। सलार ने इसके गिर्द के गिर्द बाजू लपेटे, दूसरे हाथ से इसके चेहरे से बाल हटाए, जबकि मखमूर नजरें इसके चेहरे पर ही थी। वो बगैर दुपट्टे के इससे लगी बहुत बुरी तरह घबरा रही थी। ऊपर से सितम ये कि वो जालिम इसके चेहरे से नजरें फेर ही नहीं रहा था। देख कर नहीं चला जाता तुमसे? वह जानबूझ के थोड़े गुस्से से बोला, क्योंकि इसे शहर का खुद से डरना घबराना बेहद पसंद था। आई एम सॉरी, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी, वो धीमी सी आवाज में बोली। मगर सलार ने अचानक ही गिरफ्त इसकी कमर पर सख्त की। दुपट्टा किधर है तुम्हारा? हाँ, जानबूझ कर ऐसी हरकतें करके इम्तिहान लेना चाह रही हो मेरा? वो अपनी बेचैनी का बदला इससे लेता बुलंद आवाज में धाड़ा तो सहर ने खौफजदा होते ही इसे इससे अलग होना चाहा, जिसकी गिरफ्त अब सख्त से सख्त तर होती जा रही थी। सहर को लगा अगले ही लम्हे इसकी कमर की हड्डी चटक जाएगी। मैं भूल गई थी दुपट्टा लेना, अब प्लीज मुझे छोड़ दें आप। ये कहते साथ ही वो अचानक ही रो दी तो सलार गहरी नजरों से ये खूबसूरत मंजर देखने लगा। इसकी भूरी आंखों में आंसू बहुत दिलकश लग रहे थे कि सलार का दिल किया इन्हें लबों से चुनकर खुद में जज़ब कर ले। एज क्या है तुम्हारी? वो बेख्याली में अचानक ही बोझल लहजे में पूछ गया तो सहर ने हैरत से भीगी नजरें उठाकर इसे देखा। अजीब बेतुका सवाल था इसका, मगर इसकी नजरों में जो तासुर था इसने सहर को लरजने पर मजबूर किया था। मुझे सोना है। वो अब जल्दी से इसे दूर होना जाना चाहती थी। इसे अब सलार शाह से खौफ आ रहा था, इसलिए इसे दूर धकेलने की कोशिश करती हुई बोली, कुछ पूछा है मैंने तुमसे? अब की बार वो इंतहाई सख्त संजीदगी से बोला तो सहर ने खौफ से नजरें झुका रही। 8 इयर्स, वो कांपते होंठों से बोली तो सलार के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट छुप दिखलाकर गायब हुई। नाइट नॉट बैड, इसने कहते साथ ही सर को कंधों पर डाला तो वो पुरजोर मजामत करने लगी थी। मगर सलार इसे लिए बेड तक आया और इसे नरमी से बेड पर डालते अपनी शर्ट उतार कर नीचे फेंकी। सहर अब ज़ारो कतार रोती हुई इसकी हरकत देख रही थी। सलार का दिल कर रहा था कि इसे किसी तरह खामोश करवाए। इसके आंसू सलार शहर को तकलीफ पहुंचा रहे थे, मगर वो जानता था कि सहर आज हर किस खामोश नहीं होगी। जैसे वो अपने जज्बात को खामोश नहीं करवा पा रहा था, इसी तरह सहर भी अपने आंसुओं को रोकने से कासिर थी। सलार आहिस्ता से इस पर लेटा और दोनों बाजू इसके अतराफ में रखते नजरें इसकी नम आंखों में गाड़ दी। प्लीज ऐसा मत करें अभी, वो रोती हुई बोली। अभी इसी की बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी जब इसने अपनी रुखसार पर लम्ब महसूस किया। सलार अब इसकी सुर्ख भूरी हुई गाल पर अपने होंठ रब करता इसे बेचैन कर रहा था। इस वक्त के दिलो दिमाग में मन्नत दूर दूर तक नहीं थी। शहर के आंसू रवानगी से बह रहे थे, मगर सलार शाह इनकी परवाह किए बगैर इसकी गर्दन में चेहरा छुपा गया। लिटिल डॉल
आई एम सॉरी, आज तुम्हें सलार शाह को खुद पर सहना ही होगा, इसलिए बेहतर है खामोशी से मुझे झेल लो। यूं रोकर तुम मेरे जज्बात को मजीद भड़का रही है। वो बोझलपन से बोला तो शहर को लगा हैरत से इसे गश पड़ जाएगी। सलार शाह इससे कैसे बात कर रहा था, मगर इसकी बात के माने माने शहर को मजीद रोने पर मजबूर कर दिया। सामने वाला भी सलार शाह था, वो बगैर इसके रोने के एहसास किए अपनी मनमानियां करता चला गया। जब इसकी शिद्दतों ने सख्ती इख्तियार की तो शहर फूट फूट कर रोने लगी थी। तब सलार शाह को भी इसकी नज़ाकत का ख्याल है और इसके बाद इसके लम्स में नरमी ही नरमी रही थी। रात के 4:30 बजे जब इसने शहर को आज़ाद किया तो इस नाजुक जान का वजूद तकरीबन टूट ही चुका था। सालार इसे बाहों में भरकर नींद में चला गया, जबकि वह नाजुक तितली इसकी गिरफ्त में सही से अपना गम भी हल्का नहीं कर पा रही थी। रात की तरह अब भी इसकी ज़बान पर इन्हीं अल्फाज की रट थी, मोरे बाबा साईं मुझे बचा लें, प्लीज़ मान लाला मेरे पास आ जाएं, प्लीज़। सालार 5:30 नमाज के लिए उठा तो इसकी गिरफ्त में यूं ही बिखरी पड़ी थी। इसकी आंखें कल रात इस पर बीती चीख चीख कर बयान कर रही थी। शायद वो अभी तक सोई नहीं थी, बस रोई जा रही थी। सलार का दिल था कि इसे भी नमाज का कहे, मगर इसकी हालत के पेश नज़र खामोश रहा। जब वो मस्जिद से नमाज अदा करके लौटा, शहर तब भी इसी तरह लेटी थी। इसने सलार को देखते रोते हुए बमुश्किल करवट सलार की तरफ से बदली तो सलार को अपने सीने में तकलीफ उठती महसूस हुई। इसने बहुत कोशिश की थी कि इसे तकलीफ मत हो, मगर वो इस कदर नाजुक थी कि सलार की शिद्दतों को बहुत हल्की आंच पर भी नहीं सहन कर पाई थी। हाँ, बीच में एक वक्त आया था जब सलार खुद को काबू नहीं कर पाया था और वो टूट कर सर पर बरसा था, मगर इस पर जब वो शिद्दत से रोई तो सलार ने कुछ ही लम्हों में खुद को कंट्रोल कर लिया। इसके बाद तो इसने बहुत नरमी से अपने जज्बात शहर के वजूद पर रकम किए थे, मगर अब शहर की हालत इसे तकलीफ पहुंचा रही थी। वो आहिस्ता से चलता इस तक आया, मगर अभी वो इसके करीब बैठा कि शहर ने तकलीफ के बावजूद पीछे होने की कोशिश की तो सलार तकलीफ से आंखें बंद करके खोलता इससे फासला कायम कर गया। यहाँ तक कि 7 बजने वाले थे, मगर शहर की अभी भी हालत वहीं की वहीं थी। सरार अब अज हद परेशान था। वो करीब जाने की कोशिश भी करता तो शहर रोने लगती और पीछे खसक जाती। सलार अब अजियत से सोफे पर बैठा इसे देख रहा था, जो तकिए पर लेटी आंसू बहा रही थी। सलार को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। 8 बजे नीचे नाश्ते का वक्त हो जाना था और मुलाजमा या फिर घर की खवातीन इनके दरवाजे पर आ पहुंचना था। सलार चाहता था वो किसी तरह शहर को उठाकर वॉशरूम तक छोड़ आए, ताकि वो शावर ले सके, फिर इसके वजूद पर मौजूद खराशों पर कोई ट्यूब लगा दे, ताकि कम अज़ कम इसकी तकलीफ में कुछ तो अजाला हो। मगर शहर तो इसे करीब ही नहीं आने देना चाहती थी। आखिरकार सलार ने एक फैसला लिया और इसने इन्हें से सेल उठाया और नूर शाह का नंबर मिलाकर इसने सेल कान से लगाया था। वो अस्सलाम हो रहे जी, मैं उठ गया हूँ, इसने नूर शाह का जवाब दिया तो इसकी आवाज़ पर शहर मजीद दुखी होती रोई थी। जी वो भी उठ गई है मोरे, आप अभी मेरे कमरे में आ जाएं, ज़रूरी काम है कुछ। इसकी बात पर सैर खुद पर कंबल मजीद अच्छे से ओढ़ गई। यानी अब वो इसे खुद दिए गए जख्मों पर अपनी माँ से मरहम रखवाना चाहता था। शहर ने तलखी से सोचा और आंखें मीच गई। वो इस वक्त किसी का सामना नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो वाकिफ थी हवेली से कि किसी भी फर्द को देखकर वो जब्त खोकर चीखने लगेगी। वो जानती थी इससे कि मोरे पहले ही मन्नत की मौत और अब इसकी बेरंग जिंदगी को लेकर बहुत फ़िक्रमंद है। वो अब अपनी वजह से इन्हें मज़ीद तकलीफ़ में हरगिज़ नहीं देखना चाहती थी। मोरे आ रही हैं, तुम्हारी हालत कुछ समेट देंगी। कुछ कोशिश करना कि खुद को रोने से बाज रखो। कॉल काटते ही इसने संजीदगी से शहर से कहा, बात ये नहीं थी कि सलाशा किसी से डरता था। इसने ऐसा सिर्फ़ इसलिए कहा था कि वो अपनी मोरे की नज़रों में अपने लिए बेयकीनी ये नाराज़गी नहीं देख सकता था। शहर का दिल किया कह दे कि अब खौफ आ रहा है, मगर वह सलार से बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए खामोश रही। अगले ही लम्हे दरवाज़े पर दस्तक हुई तो सलार ने बुझी सी आवाज़ में जी आ जाए कहा था, जबकि सहर अब आंखें बंद कर चुकी थी। अब इसका दुख मजीद बढ़ रहा था। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? वो एक नज़र सोई सहर पर डालती सलार से बोली, जो अब सोफे से उठता इन तक आया था। सलार को अपना मुद्दा बयान करने के लिए सही अल्फाज की तलाश थी, जो इस वक्त इसे नहीं मिल रहे थे। मोरे वो सहर इतना कहकर ही खामोश हो गया, क्योंकि इसे अपनी माँ के सामने ऐसी बात करते बेहद शर्मिंदगी हो रही थी। दूसरी तरफ शहर का वजूद जब्त के बावजूद अब बुरी तरह कपकपा रहा था। क्या हुआ शहर को? नूर बेगम की आवाज़ में अब ज़रा परेशानी थी। तभी इनकी नज़र शहर पर गई, जिसका वजूद कंबल में कांप रहा था। वो तेजी से इसकी तरफ बढ़ी और कंबल इसके चेहरे से हटाते दोनों हाथों में इसका चेहरा भरा। सलार अब अजियत से वहीं खड़ा था। दिल कर रहा था किसी तरह इस मंजर से गायब हो जाए। शहर मेरी जान, आंखें खोले बच्चे, क्या हुआ है आपको? वो इसको
وہ اس کے رویا رویا سجا چہرہ دیکھتی، از حد پریشان ہوتی، اس کا سر اپنی گود میں رکھتی بولی تو سحر کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ اچانک ان کی گود میں چہرہ چھپاتی بچوں کی طرح رونے لگی۔ نور شاہ نے اب سوالیہ نظروں سے سالار کو دیکھا جو نظریں جھکا گیا۔ سحر بیٹے کیا ہوا ہے، کچھ بتائیں تو صحیح، وہ بے چینی سے بولی۔ البتہ سحر اب ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ سالار تیزی سے آگے بڑھا اور جھٹکے سے اس نے کمبل سحر سے ہٹایا تھا اور خود اذیت سے رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ سحر اب مزید تیزی سے رونے لگی۔ اس نے سالار کی بلیک ٹی شرٹ پہن تو رکھی تھی مگر اس کے بازو ہاف تھے اور وہ پیٹ سے بھی کھسکی ہوئی تھی۔ نور بیگم پل میں ہی ماجرا سمجھی۔ انہوں نے جلدی سے اٹھ کر کمبل واپس سحر پر اچھے سے ڈالا اور غم و غصے سے بحال ہوتی سالار تک آئیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے بیٹے کی حرکات ہے۔ نظریں کیوں چرا رہے ہیں سالار شاہ، ادھر دیکھیں میری آنکھوں میں، وہ کھرکھت لہجے میں بولی مگر سالار نے نظریں نہیں اٹھائی۔ اپنی ہی عزت کو لوٹتے آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تھا سالار شاہ، مگر حیرت ہے کہ آپ اس جرت کے بعد بھی زندہ ہیں۔ وہ نہایت سختی سے بولی تو سالار نے ان کے ہاتھ تھامے۔ مورے قسم لے لیں میں نے جان بوجھ کر نہیں، مورے بول کر مزید شرمندہ مت کریں مجھے۔ کیا جان بوجھ کر نہیں سالار، کیا یہ آپ نے نہیں کیا، کسی اور نے کیا ہے؟ مورے وہ جبڑے بھینچتا دھاڑا تو انہوں نے افسوس سے دیکھا۔ آج دیکھ لی میں نے آپ کی مردانگی جو عورت ذات پر ہی چلتی ہے۔ میں تو اس غلط فہمی میں مبتلا تھی کہ میرے بیٹے بہت بہادر، بہت نڈر ہے، مگر میں غلط تھی سالار شاہ، آپ نے مجھے غلط قرار دے دیا۔ وہ پھر سے چلائیں تو سالار نے اذیت سے ان کی جانب دیکھا جبکہ سحر اب بھی رو رہی تھی۔ آپ نے تو اپنی ہوس پوری کر لی، اب بتائیں میں کیا جواب دوں گی ان کے ماں باپ کو، ان کے بھائی کو، آپ کے بابا کو اور آغا سائیں، سب کو کیا منہ سے بتاؤں میں کہ میرے بیٹے نے اپنی ہی بیوی کو چیر پھاڑ دیا۔ وہ آج بہت سخت الفاظ استعمال کر رہی تھی جو ان کا رویہ ہرگز نہیں تھا۔ سالار کو اب ان کی باتوں پر غصہ آنے لگا مگر وہ انہیں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ سحر میرے بچے ایسے رو کر مجھے مزید شرمندہ نہیں کرے میری جان۔ نور شاہ آہستہ تک آئیں اور دوبارہ سے اس کا سر اپنی گود میں رکھتی بے بسی سے بولی تو سحر نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں رگڑی۔ میرا بچہ، میں جانتی ہوں سالار کا طریقہ غلط ہے مگر ایک ماں ہونے کے ناطے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ کسی سے اس چیز کا ذکر مت کیجیے گا۔ پہلے ہی سب بہت ناراض رہتے ہیں سالار سے، اب بات مزید بڑھ جائے گی۔ میں جانتی ہوں میں اپنے بیٹے کے لیے خود غرض ہو رہی ہوں مگر سحر میں مجبور ہوں۔ ان کے اس دکھ بھرے لہجے پر سحر کو دکھ ہوا۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ وہ بھی ایک ماں ہے اور وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ پہلے ہی سالار سے سب ناراض اور مزید ہو جاتے۔ تائی امی ایسے تو مت کہیں، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی، وہ احترام سے بولی تو نور شاہ نے اس کی نم آنکھیں صاف کیں۔ اب اٹھے میری جان، کسی طرح واش روم تک لے چلوں میں آپ کو، شاور لے لیں، آپ کا چہرہ بہت بجھا بجھا لگ رہا ہے۔ نور شاہ محبت سے اس کے بال ایک طرف کرتی ہوئی بولی تو سحر نے اس بات میں سر ہلایا، تکلیف سے جسم ٹوٹنے کو تھا مگر آخر اٹھنا ہی تھا، اس لیے وہ بغیر کسی تماشے کے ابھی اٹھنا چاہتی تھی۔ نور شاہ نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا، پھر اسے واش روم لے گئے۔ اس کی الماری سے خوبصورت سا پرپل کلر کا ڈریس نکال کر اسے تھمایا اور خود باہر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے پر وہ پہلے سے بہتر حالت میں باہر آئی تھی۔ اب سوجن بھی کچھ کم ہو چکی تھی اور آنسو کے نشان بھی دھل چکے تھے۔ ہاں، وہ پہلے کی طرح فریش تو نہیں لگ رہی تھی مگر کچھ دیر پہلے جیسی ڈل بھی نہیں لگ رہی تھی۔ شاور کا ہی اثر تھا کہ اس کی تکلیف میں قابل قبول کمی واقع ہو چکی تھی۔ اب ہلکا سا میک اپ کر لیں اور بال بنا کر نیچے آ جائیں، میں اب چلتی ہوں، آپ کی موریں انتظار کر رہی ہوں گی کچن میں۔ وہ اس کی پیشانی چومتی ہوئی محبت سے بولی تو سحر نے دھیما سا مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ نور شاہ کمرے سے گئیں تو وہ آہستہ سے چلتی ڈریسنگ تک آئی اور بالوں کی برش کر کے انہیں کھلا ہی کیچر میں جکڑ دیا، ساتھ ہی آگے سے 2 لٹیں بھی نکالیں۔ اس کے بعد اس نے چہرے پر معمول کے برعکس کنسیلر لگا کر چہرے پر موجود خراشوں اور ڈارک سرکل کو چھپایا اور ہلکا سا بلش لگا کر اس نے پنک لپسٹک لگائی اور آہستہ سے چلتی کمرے سے باہر آئی۔ آج اس کی چال میں واضح تبدیلی تھی، بچپنا ہرگز نہیں تھا۔ آج وہ ایک بھرپور میچور لڑکی کی طرح سنبھل سنبھل کر قدم اٹھا رہی تھی۔ عادت کے برعکس آج سحر نے دوپٹہ پھیلا کر لے رکھا تھا، جیسے اگر اسے کہ دوپٹہ ذرا سا بھی چھلک گیا تو اس کا وجود عیاں ہو جائے گا۔ وہ آرام سے چلتی سیڑھیوں تک آئی۔ جسم میں تکلیف ہونے کے باعث اسے اترنے میں مشکل ہو رہی تھی مگر وہ ہونٹ بھینچتی آہستہ سے نیچے آئی۔ سب لاؤنج میں ہی جمع تھے، حتیٰ کہ سالار بھی۔ سحر اسے دیکھ کر فوراً نظریں پھیر گئی۔ وہ سب کے سامنے ہرگز نہیں رونا چاہتی تھی
नूर और नादिया शाह मुलाजमों से टेबल पर खाना लगवा रही थी। सहर आकर हानिया के साथ बैठी जो अरमान की गोद में लिए दूध पिला रही थी। सहर, चंदा तबीयत ठीक है आपकी? हानिया इसकी सुस्ती देखती परेशानी से बोली तो करीब बैठे अमान ने भी फिक्रमंदी से इसे देखा, जबकि वो अब कंफ्यूज हो रही थी। क्या हुआ लाला के बेटे को? अमान शीनी लहजे में बोला तो वो शर्मिंदा सी हुई। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, आप दोनों ज्यादा महसूस कर रहे हैं। वो ये कहते साथ ही उमर पर झुक गई तो अमान भी मुतमईन होता दोबारा आगा साईं की तरफ की जाने मतवज्जो हुआ। आज लाला भी कुछ बदले बदले से लगे मुझे, हमेशा की तरह भड़के हुए नहीं थे। कोई बात हुई इन आपकी इनसे? अब हानिया आहिस्ता से बोली तो सहर ने परेशानी से होंठ चुभाए। जी हानि आपी, वो अब हमारे दरमियान सब ठीक हो गया है, वो घबराती आवाज में बोली, जबकि चेहरा जाने क्यों भाप छोड़ने लगा था। वो खुद पर सलार शाह की नजरें अच्छे से महसूस कर रही थी, मगर जब्त के ये बैठी थी। ओ, अब बहुत अच्छी बात है खैर, आप दोनों ने जल्दी ही समझ लिया अपना रिश्ता। मुझे तो लगा था कि अब कुछ ठीक नहीं होने वाला, मगर माशाल्लाह बहुत अच्छा किया आप दोनों ने। उम्मीद है मेरे लाला अब आपसे आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत भी कर बैठेंगे। हानिया मुस्कुराकर खुशदिली से बोली थी, मगर सहर मुस्कुरा भी नहीं सकी। आपकी तबीयत ठीक है अब कुछ? वो इसी को ध्यान भटकाने की खातिर बोली तो इसने इस बात में सारे लाया। हम रात को आपके लाला ले गए थे अस्पताल, कुछ मेडिसिन मिली हैं और डाइट प्लान भी, तो अब कुछ बेहतर महसूस कर रही हूँ कल की नस्बत। इसने तफसील से बताया तो सहर ने इस बात में सर हिलाया। जाने क्यों सारे मसले हम औरतों के साथ ही होते हैं, पहले शादी फिर बच्चे। उफ, ये मर्द हजरात कितने आजाद है ना आपी। सर अपना फ्यूचर सोचती झरझरी लेती बोली, क्योंकि इसे हानिया की हालत से बहुत डर लगा था। जिस तरह वो रोती थी डिलीवरी से पहले और अब भी, तो इसकी तबीयत नहीं संभल रही थी। पगड़ी, ऐसे नहीं होते, अल्लाह ऐसे नहीं बोलते, अल्लाह की मर्जी है सारी, हम एतराज नहीं कर सकते। हानिया ने इसे समझाया तो इसने इस बात में सारे लाया। फिर वो सब नाश्ता करने टेबल पर आए तो आगा साईं के कहने पर वो सलार के साथ वाली चेयर पर ही बैठी थी। नाश्ता करने के बाद सब मर्द जनान खाने चले गए तो वो सब उमर को लिए लॉन में आ गई थी। उमर को नादिया शाह ने उठा रखा था, वो इसका नाक खींच रही थी। तकलीफ हानिया को महसूस हो रही थी। बार बार वो इन्हें टोकती कि आराम से करें चच्ची, इसे दर्द होगा, तो वो दोनों मुस्कुरा देती। अलबत्ता सहर भी हानिया की तरह परेशान सी बैठी थी। माशाल्लाह शहर कुछ बड़ी-बड़ी लग रही हैं भाभी, आपने महसूस किया? नादिया शाह इसी जन्म देखती नूर शाह से बोली तो उन्होंने भी इसे देखा। वाक़ई आज इसका वजूद कुछ भरा-भरा लग रहा था और चेहरा भी। वो सबको अपनी तरफ मतवज्जो पाकर सुर्ख होती नज़रें झुका गई। माशाल्लाह बदनज़र से बचाया हमारी बच्ची को। माशाल्लाह, अल्लाह बदनज़र से बचाया हमारी बच्ची को। नूर शाह मोहब्बत से बोली तो सब मुस्कुरा दी। हानिया बच्चे अमान कह कर गए थे कि आप आज खुद इनके लिए केक बना दीजिएगा, काफ़ी अरसा हो गया आपने केक नहीं बनाया। नूर शाह अचानक याद आने पर बोली तो इसने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। वाकई खुद से कोई काम किए से बहुत वक्त गुजर चुका था। वाकई खुद से कोई काम किए से बहुत वक्त गुजर चुका था और वो अब इस रूटीन से मुकम्मल उकता भी चुकी थी। सारा दिन आराम आराम और बस आराम। उमर को ज्यादातर वक्त सहर, नादिया और नूशा ही देखती थी, क्योंकि अभी इसके स्टिचेस नहीं खुले थे। हानिया इस वजह से बहुत डरी हुई भी थी कि इसे खौफ आता था स्टिचेस खुलवाने से। डॉक्टर ने 15 से 20 दिन का कहा था और अब 10 दिन तो हो ही चुके थे। रात हानिया ने अमान से बात भी की थी कि क्या ये मुमकिन है कि टांके खुलवाए ही मत जाएं, तो अमान ने इसे समझाया था कि नहीं, ये खुलवाने ज़रूरी हैं। भाभी इकरा नहीं आ रही, काफ़ी दिन हो गए हैं इन्हें हवेली आए। आखिरी दफ़ा सहर और सलार के निकाह में ही आई थी वो गालिबा। नूर शाह इकरा शाह को याद करती बोली तो सहर ने भी सर उठाया। इसे अपनी फूफा तो बहुत अजीज थी, मगर इनके बेटे से नफरत थी इसे। मुराद साईं कह रहे थे कि वो नाराज़ हैं, वो भी इस वजह से कि सहर का निकाह सलार से क्यों करवाया, आगा साईं ने इब्राहिम से क्यों नहीं। अब भला हम वाकिफ नहीं थे इनके बेटे की हरकतों से कि अपनी छोटी सी बेटी इसकी झोली में डाल देते। खैर शुक्र है वक्त से पहले नहीं रिश्ता मांगा इन्होंने, वरना आगा साईं मुराद साईं ने तो सोचना भी नहीं था और हाँ कर देनी थी। बेशक हर चीज़ में अल्लाह की बेहतरी होती है। नादिया शाह ने संजीदगी से कहा, ठीक कह रही हैं आप। खैर भाभी, आपका सब्र बहुत है। जो मुराद लाला के साथ जिंदगी गुजारी आपने, मैं तो खुद अक्सर खौफजदा हो जाती हूँ जब वो गुस्सा होते हैं। आप देखें ज़रा
سلار کے بابا کا مزاج بالکل نرم تھا ہے، مگر سلار کا مزاج لالا جیسا سخت، جبکہ امان بھی زیادہ تر نرمی ہی رکھتے ہیں مزاج میں، مگر سلار توبہ بٹ بھئی بالکل اپنے چاچو پر گئے ہیں، جانے سحر کیسے رہیں گی ان کے ساتھ۔ نورشاہ دیور اور بیٹے کا مزاج سوچتی جھرجھری لے کر بولی تو نادیہ شاہ دھیما سا مسکرائی۔ ہاں نور، بہت مشکل سے گزارا کیا میں نے مراد سائیں کے ساتھ۔ جب میں پہلی رات یہاں آئی تھی تب ہی ان کی سنجیدگی سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس رات بھی انہوں نے مجھ سے کوئی محبت بھری باتیں نہیں کی، میں پہلے ہی خوفزدہ تھی۔ اگلی صبح جب اٹھی تو کانوں میں سیدھا ان کے دھاڑنے کی آواز گونجی تھی۔ ملازمہ بیچاری نے 3 مرتبہ سے زیادہ بار دروازہ بجا دیا تو وہ بھڑک ہی اٹھے تھے۔ میں تو ڈری ہوئی جلدی سے واش روم چلی گئی، البتہ وہ سارا دن بھی ایسا ہی گزرا، کیونکہ ان کا موڈ صبح صبح ہی بگڑ چکا تھا۔ پھر ان کا رویہ دھوپ چھاؤں جیسا ہی رہا ہے ہمیشہ، کبھی غصہ تو کبھی محبت۔ امی کہا کرتی تھی کہ مشہور محاورہ ہے کہ ایک دفعہ توڑ کر پھر جوڑتا ہے، ماں تو کچھ یہی سمجھ لیں۔ مگر امان کی پیدائش پر انہوں نے بہت محبت دی تھی مجھے، جس طرح آج کل امان ہانیہ کا خیال رکھ رہے ہیں اسی طرح خیال رکھتے تھے میرا۔ مراد تھا منت و سحر کی دفعہ بھی بہت خیال رکھا انہوں نے میرا۔ تو سمجھیں جیسی گزری اچھی گزری۔ اب میری دعا ہے کہ اللہ میری بچی کی زندگی میں سکون ہی سکون عطا فرمائے۔ میں تو چلو کچھ مضبوط تھی، سب سہ لیا، یہ بہت نازک ہے۔ امان جب مراد سائیں کبھی اونچی آواز میں انہیں کوئی بات کہہ دیں تو رونے لگتی ہیں، اس لیے بس ان کی جانب سے فکر لگی رہتی ہے مجھے۔ وہ محبت سے سحر کی جانب دیکھتی بولی تو ہانیہ اور نورشاہ ان کی محبت پر مسکرا دی۔ بھابی، ویسے میں سوچتی ہوں کہ اللہ نے بیٹے جتنے مضبوط اور ہمت والے عطا کیے ہیں، ہمیں بیٹیاں اتنی ہی نازک اور کمزور دل۔ اب یاد کریں ذرا، ایک دفعہ انجیکشن لگوایا تھا ہانیہ نے اور رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا، اور سحر تو بات بات پر یوں ہی روتی ہیں۔ نکاح کے روز تو حالت ہی بگڑ گئی تھی ان کی۔ ٹھیک ہی کہتی ہیں اب آپ دیکھیں ذرا، ہانیہ بہت خوش ہے امان کے ساتھ، مگر مجھے پھر بھی ٹینشن ہوتی کہ کہیں تکلیف نہ ہو انہیں۔ ابھی تک نیچے کیوں نہیں آئی؟ عمر تنگ تو نہیں کر رہا ہوگا؟ امان نے کسی بات پر ڈانٹ نہ دیا ہو؟ ہزاروں باتیں چل رہی ہوتی ہیں دماغ میں ان کی وجہ سے۔ اللہ نے ایک ہی دی ہے ہمیں، اور وہ بھی نزاکت کی آخری حد ہے۔ نورشاہ جھنجھلا کر بولی تو سحر اور ہانیہ نے مسکراہٹ دبائی۔ او ہو مورے، اتنی محبت کرتی ہی کیوں ہیں آپ ہمیں؟ ہانیہ محبت سے مسکرا کر انہیں دیکھتی بولی تو انہوں نے اسے گھورا۔ اس طرح اب عمر سے کرنے لگی ہیں، ذرا سے تکلیف برداشت نہیں کر پاتی ان کی بات، اور اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ اچھا ہے، اب اندر چلیں سب، لنچ کی تیاری بھی دیکھیں، اور سحر آپ آج لنچ میں کوئی سی بھی ایک چیز خود بنائیں گی، وہ بھی سلاد کے لیے۔ ہانیہ آپ یوں کریں، عمر کی سلاد کو سلا دیں، بیٹا نیند آئی ہے اسے سلا کر آپ بھی کچن میں آ جائیں اور کیک بنا دیں۔ نورشاہ اڑتی ہوئی بولی۔ انہوں نے جان بوجھ کر سحر کی سلار کے لیے کھانا بنانے کا کہا تھا تاکہ ان دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو سکے۔ ناراضگی ایک طرف، مگر انہیں بیٹے کا خیال بھی تھا۔ شام کو سب نے کھانا کھایا تھا۔ سحر نے سلار کے لیے خود کوفتے بنائے تھے اور ہانیہ نے امان کے لیے کیک۔ دونوں کو یہ اچھا لگا تھا۔ امان نے تو اظہار کیا تھا، مگر سلار نے خاموشی سے کھانا کھایا اور اٹھ کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ نور شاہ اب سوچ رہی تھی کہ غلطی سلار کی بجائے ان کی اپنی تھی۔ وہ شوہر تھا تو اس نے اپنے جائز حقوق کی لیے تھے، اس میں کیا بات تھی کہ اس نے اپنی بیوی سے اپنے حقوق لیے تھے؟ بے شک اس کا طریقہ تھوڑا غلط تھا جس پر انہیں غصہ آیا تھا۔ اس نے ضرورت سے زیادہ سختی کی تھی جو سحر کے لیے سہنا مشکل تھی، وہ بھی پہلی دفعہ ہی۔ مگر جو بھی تھا انہوں نے سلار کو زیادہ سنا دیا تھا اور اب وہ شرمندہ تھیں۔ وہ جانتی تھی سلار بہت غصہ تھا ان دنوں، شاید اس لیے اس نے سحر پر غصہ نکال دیا ہوگا۔ آہستہ آہستہ سب سونے کے لیے چلے گئے، جبکہ سحر خوفزدہ تھی کہ کہاں جائے، وہ سلار کے پاس جانے سے ڈر رہی تھی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں کل پھر آپ کے لیے حاضر ہوں گی۔ اور جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، اگر اب آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور کل اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔